मेरा नाम है। प्राथमिक विद्यालय बैजनाथपुर कला, कंपोजिट। और सर ये मेरा पर्सनल प्रोफाइल 2015 में मेरी निकली हुई है, नवंबर 2015 में। तब से मैं हूँ और तभी से मैं जो है आईसीटी वहाँ क्लासरूम में यूज़ करता था। पहले चैलेंजेस ये थे कि बच्चों का स्कूल में ठहराव नहीं था, क्लासरूम में ठहराव नहीं था, आउटपुट नहीं आता था हम लोगों को, और हमारे सामने एक बच्चों की भाषा और हमारी भाषा में एक एक बैरियर भी था वो समझने में। तो इसलिए हमने आईसीटी टैबलेट से शुरू किया था, अपने फ़ोन से फिर शुरू किया, पहले फ़ोन फिर टैबलेट से फिर प्रोजेक्टर वगैरह शुरू किया। मेरा यूट्यूब चैनल भी है और 2021-22 में मैं आईसीटी का स्टेट लेवल पे विनर रह चुका हूँ। स्क्रिप्ट राइटिंग का भी वो हमको पुरस्कार मिला है 2021 में। सबसे पहले मैंने शुरू किया स्कूल को एडवर्टाइज करना, अपने स्कूल को फ्लैक्स के जरिए, पोस्टर्स के जरिए, पंपलेट के जरिए, और जो सरकारी कार्यक्रमों में हमारे पंडाल लगते वहाँ पोर्टफोलियो बना के, पंपलेट्स बना के। और इससे हुआ कि मैं हमारे वहाँ नामांकन बहुत तेजी से बढ़ा। जब मैं वहाँ गया था तो 200 नामांकन था, 200 के लगभग उससे कम था, और वर्तमान में पिछले सत्र तक 350 हमारे वहाँ नामांकन हो गया था। और उपस्थिति हमारे वहाँ हमेशा सर 80% से ऊपर रहती है। ये उसका चार्ट है। इसके अलावा सर इस सत्र में मैंने एक चीज शुरू की है। मैंने जिन बच्चों को क्लास 1 में पढ़ाया था, पहले ऐसा होता था मैं 1 में पढ़ाया, फिर वो बच्चे 2 में गए, कोई और पढ़ाता था। लेकिन कोविड के बाद और कुछ दिक्कतों के कारण मैं जिन बच्चों को क्लास 1 में 2 को पढ़ाना शुरू किया, फिर उन्हीं बच्चों को। और एक असेसमेंट असर टूल आया था, उसके थ्रू मैंने अप्रैल का, वो मेरा पहला असेसमेंट है, और सब बच्चे 1 नंबर पाए थे। इसका मतलब वो बच्चों को सिर्फ थोड़े बहुत छोटे छोटे शब्द पढ़ने आ रहे थे बिना मात्रा के। और उनकी उपस्थिति का भी मैंने फिर संकलन करना शुरू किया कि बच्चे क्यों सीख नहीं रहे हैं। अप्रैल और 20 मई तक जो क्लासेस चले, तो मैंने पाया कि बच्चे आते हैं लेकिन रूटीन वो रिपीटिशन नहीं उनके आने में, एक दिन 2 दिन आए फिर गैप। फिर मैंने अगस्त से फिर शुरू किया स्कूल खुलने के बाद, और पहले मैंने अपने हिसाब से किया, फिर जब निपुण का कार्यक्रम आ गया तो फिर मैंने शुरू किया। और रिजल्ट मेरा ये रहा कि 42 बच्चों की क्लास में 7-8 बच्चे आज की डेट में ऐसे हैं जो कभी स्कूल नहीं आते। हर महीने मैं जब उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड करता हूँ तो हेडमास्टर को लिस्ट बना के देता हूँ, और जो बच्चे 2 दिन 3 दिन नहीं आते मैं उनसे कॉल करता हूँ, हेडमास्टर से कॉल कराता हूँ। और इसका रिजल्ट ये रहा कि बाकी 42 में से अगर उन 9 बच्चों को छोड़ दिया जाए तो जो 33 बच्चे बचे, 33 में से मेरे 18 बच्चे आज की डेट में अमात्रिक और मात्रिक शब्द पढ़ने लगे हैं, और 13 बच्चे ऐसे हैं जो फ्लुएंटली पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। 2-3 बच्चे ऐसे हैं आप वो पढ़ने के बाद उनसे प्रश्न पूछेंगे वो जवाब दे देंगे। तो इसका इम्पैक्ट मेरे क्लास 2 में बहुत ज्यादा पड़ा है। ये डाटा संकलन का उनके लिए मैंने शुरू किया, उसका रिजल्ट ये मैंने ऐसे चार्ट में दिया है। और एक ये वीडियो है उसी का छोटा सा, कैसे वो बच्चे पढ़ने लगे, बहुत फ्लुएंटली पढ़ने लगे। तो ये कक्षा 2 के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही, क्योंकि मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ। मैंने कक्षा 2 के बच्चों को कभी ऐसे पढ़ते नहीं देखा था, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज रही। इसलिए ये मेरे दीक्षा के सारे कोर्सेज हैं जो मैंने किया है, उसका मैंने एक क्यूआर कोड बनाया है, एक क्लाउड पे डाल के, इसके जरिए वो सारी चीजों को देख सकता है। लेटेस्ट चीज मैंने अभी, जब मैं पिछली बार आईसीटी 2022 लखनऊ से जब मैं स्टेट लेवल पे अवार्ड लेके आया था, उसके बाद मैंने सोचा, वहां बताया गया कि मेटावर्स एक नई चीज आई है, इसको भी आप लोग टेस्ट करिए, देखिए। तो फिर मैंने मेटावर्स पे को पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, और मेटावर्स पे मैंने कंटेंट बनाए हैं। उनमें से कुछ कंटेंट्स के क्यूआर और वो है उनका डिस्क्रिप्शन है। इस क्यूआर के जरिए मैं ऑगमेंटेड रियलिटी के तौर पे क्लासरूम में रियल टाइम बच्चों को चीजें दिखाता हूँ, उनके आवाज सुनाता हूँ, और बच्चे उसको बताते हैं, करते हैं। और उसके पोल्स भी कुछ क्रिएट किए मैंने, जिसको ऐसे रिजल्ट देख सकते हैं। अभी ये सर शुरुआती दौर में है। इन क्यूआरस को देखने के लिए आपको मेटावर्स ऐप डालना पड़ेगा, लेकिन इनको मैं एपीआई के फॉर्म में भी ला सकता हूं ऐप के रूप में। तो हमको अभी थोड़ी सी उसके बारे में सीखना है उन चीजों को, उसके बाद मैं इनको ऐप के रूप में ले आऊंगा मेटावर्स पे सीधे। उसका एक छोटा सा ये वीडियो है, स्क्रीन रिकॉर्ड, कि कैसे बच्चे मेटावर्स पे टेस्ट देते हैं। ये साइंस का मैंने टेस्ट बनाया था। तो बच्चों के सामने ये चीजें सीधे लाइव ऐसे आती हैं, जैसे हीट ऑफ ट्रांसफर का ये वो है, बच्चा उसको देख के समझ के फिर उसको आंसर कर रहा है। तो ये इनोवेशन थोड़ा सा मेटावर्स
आज पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा है, तो इसलिए भी ये चीज बहुत बेहतरीन है। अब ये मेटावर्स पे ब्रीदिंग का टेस्ट, जैसे ये टेस्ट के जरिए ब्रीदिंग आया और चीजें आई, छोटे बच्चों के लिए कैसे ये हेल्पफुल है, इसमें एक अभी हिंदी के लिए मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ, इसलिए मैथ साइंस और इंग्लिश के लिए मैं इस पे कंटेंट बना रहा हूँ। साइंस का यहाँ चल रहा है सर, और दूसरा हिंदी का। एंड बोला और फिर एंड की पिक्चर आई, बच्चा साउंड को पिक्चर को कोरिलेट करके अल्फाबेट को डिकोड करता है, ऐसी ही चीजें, और फिर अपनी फोटो खींचता है। जी सर, एक मिनट फिर से हम इसको प्ले करते हैं। एक्चुअली HDMI जो है ऑडियो नहीं डिटेक्ट कर रहा है, तो मैं मेरे लैपटॉप से ही चलेगा ऑडियो, हम आपको बताते हैं। ये जैसे अभी ये का एंड, और फिर एंड की पिक्चर आई, तो फिर बच्चा उस चीज को, जैसे पहले ओरल पढ़ते हैं बच्चे, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंड, ए फॉर एरोप्लेन, तो वो जो चीज पढ़ा है, जब उसको वो वर्बली विजुअली देख के और फिर वो सुनता है, तो फिर वो अक्षर को डिकोड करना शुरू करता है धीरे धीरे। ओके सर, इसके अलावा रीड अलोंग बोलो ऐप, टक्स पेंट, टक्स मैथ, वर्चुअल रियलिटी बॉक्स और वर्चुअल लैब, हम लोगों को दीक्षा पे वर्चुअल लैब की ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें PHET.कोलोराडो है, जियो जेब्रा है, इन सब के बारे में दीक्षा पे हम लोगों को बताया गया था। और जब मैंने उनको देखने के बाद उनको यूज करना शुरू किया, बहुत सारे रिजल्ट्स आए। एक मेरी बड़ी उपलब्धि रही है, इसको मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से, क्योंकि मेरे क्लास का बच्चा क्लास 7 में, मैं इंग्लिश 6 को, मैं फिर 6 को इंग्लिश पढ़ाया, फिर 7th में इंग्लिश पढ़ाया, और उसका रिजल्ट ये रहा कि पहले बच्चे ऐसे बोलते थे, एक एक शब्द, एक एक, अभी हम इसको दिखाते हैं। ये वर्चुअल लैब है मेरा, जिसमें PHET.कोलोराडो और जियो जेब्रा और टक्स मैथ को यूज करके बच्चों को साइंस और मैथ्स के मैं लाइव एक्सपेरिमेंट कराता हूँ क्लासरूम में। जैसे अभी जो वीडियो चल रहा है उसमें बच्ची ये टक्स मैथ पे काम कर रही है, वो जोड़ घटाना गुणा भाग, इनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत पहले धीरे धीरे आएंगे, फिर स्पीड बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वो सही आंसर देगा स्पीड बढ़ती जाती है। वो सॉरी, दहाई वाले जोड़ हम कैसे जोड़ते हैं, वो कैसे जुड़ता है, जैसे हम 35 और 43 को जब जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट कैसे 78 होता है, इस चीज को ये जियो जिब्रा के सिमुलेशन से बताया गया है, कि जैसे ही फिर वो 5 3 8 होता है और 3 3 4 3 7, ये जैसे चेंज किया वो सिंपल हो गया, अब ये हासिल वाला जोड़, इसको भी वो करके बताता है कि कैसे जो है हासिल को हम शिफ्ट करते हैं। अब जब हम इसको मिला रहे हैं 38 और 46 को, तो वो जितना ओवरलैप्ड है, ये ऐसे बच्चा जान जाता है कि कैसे, जब 8 6 14 हुआ तो उसमें से 10 कहाँ जाएगा। ये साइंस का PHET.कोलोराडो का सिमुलेशन है, जिसमें पीएच टेस्टिंग टूल दिया गया, बच्चा लाइव देख के जान जाता है, क्योंकि हमारे पास पीएच के लिए वो होता है वो स्ट्रिप जो आती है, तो बस हम एसिड और बेस टेस्ट कर पाते हैं, लेकिन इस टूल से बच्चा जानता है कि कौन सी चीज कितनी एसिडिक है, कौन सी चीज कितनी अ, अ, वो बेस है, और वो उसमें जब पानी मिलाते हैं या कोई और चीज मिलाते हैं तो क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीजें बच्चा करते हुए देखता है इसमें। तो ये चीजें हम क्लासरूम में करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं। जब हम क्लासरूम में पढ़ाए, 10 मिनट बच्चों को आईसीटी की आवश्यकता है, तो 10 मिनट उनको आईसीटी से देते हैं, बाकी फिर हमारी क्लासेस नॉर्मल चलती है।
इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी हमारे डे टू डे क्लासरूम में चलते हैं। जैसे ये सोलर सिस्टम बच्चा देख रहा है इस वीडियो में, सन दिख रहा है, सोलर सिस्टम। वो पूरे क्लासरूम की दीवार पे ऐसे सूरज और सारे प्लैनेट्स दिखते हैं, वो जूम करके एक एक प्लैनेट को अंदर बाहर वो सारी चीजें देख लेता है, जान जाता है। ये छोटे क्लास के लिए है। इसके अलावा ये मेरी डिजिटल ऑडियो विजुअल क्लासरूम स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, मेरी क्लास हमेशा ऐसी ही रहती है, किनारे किनारे बेंच, बीच में मैट लगा के। और बच्चों को कभी ऐसा हम नहीं वो होने देते कि बच्चे जैसे ये आए बुक खोले या फिर कॉपी खोले लिखना शुरू कर दिए। उनकी क्लासरूम रोज टैबलेट के साथ या अन्य किसी टूल के साथ, टीएलएम के साथ ऐसे शुरू होती है। इसके अलावा प्रिंटेड वर्कशीट्स देते हैं, टेस्ट पेपर्स देते हैं बच्चों को, ताकि उनका इवैल्यूएशन हम ना सिर्फ ऑब्जर्वेशन के जरिए कर सकें, फिजिकली भी कर सकें कि वो बच्चा कितना अपने आप को रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाता है। और इसलिए उनका टेस्ट पेपर ऐसा होता है कि वो क्लिपिंग्स देख के, फोटोज देख के, इसके अलावा कम शब्दों में लिख के और बड़े ज्यादा शब्दों में लिख के भी, ताकि उसके हर एस्पेक्ट को हम एसेस कर सकें। तो उस तरह का पेपर बना के टाइम टू टाइम उनका हम टेस्ट भी करते हैं। इसके अलावा मेरे क्लासरूम में या स्कूल में हम लोग आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, गेम, क्विज भी कराते हैं। क्विज में मैं आपको बताऊं कि दुनिया का एक बहुत पॉपुलर खेल है स्पेलिंग बी, लैंग्वेज को लेकर। और उस खेल में हर साल एशिया का कोई बच्चा टॉप 3 में होता है। और वो खेल भाषा से, इंग्लिश भाषा से जुड़ा हुआ शब्द, प्रोनाउंसर जो होता है एक शब्द बोलता है और जो बच्चा होता है वो उसको स्पेल करता है। तो इस चीज को मैंने अपने स्कूल में 2 साल से शुरू किया है, और उसका इम्पैक्ट ये रहा कि इंग्लिश के प्रति बच्चों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। जब बच्चे स्पेलिंग बी का नाम सुनते हैं तो वो वर्ड मीनिंग याद करना शुरू कर देते हैं। ये है अलग से यूट्यूब लिंक है, अभी हम दिखाते हैं उसका इम्पैक्ट क्या रहा। हम आपको एक दिखा रहे हैं, मेरा एक वीडियो है, डाटा चाहिए। से छू के जेस्चर से उन अक्षरों को पहचानना बच्चे शुरू किए हैं, जिससे उनका पढ़ना बहुत बेहतर हुआ है। जैसे सर नॉर्मली बच्चे सीखते कैसे, शब्द सीखते कैसे हैं, हम ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं अ आ ई, वो भी लिखता है और पढ़ता है और रखता है, लेकिन हम उसका आंख बंद कर दे और 3D मॉडल्स देते हैं अक्षरों के, कि बताओ कौन सा है, तो वो उसको ऐसे फील करता है कि अ कैसे बनता है, तो वो लाइव उसको जब फील करता है आंख बंद करके, तो वो कॉग्निटिव लेवल पे उस चीज अक्षर को वो समझ जाता है कि ये ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल उनके साथ करते हैं। तो एक्चुअल में ये है कि हम, हमारे पास हमारी समझते क्या है कि बच्चे जैसे शादी में गए तो 10 दिन चले गए, तो उनका जो लर्निंग है वो स्टेबल है। इसलिए जब तक वो कॉग्निटिव लेवल पे नहीं जाएगा तब तक वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो लिखेगा, रटेगा, फिर भूल जाएगा। जब वो अंतर मन में उसके चला जाएगा कॉग्निटिव लेवल पे, तो वो स्टेबल होगा, परमानेंट। और स्पेलिंग बी का इम्पैक्ट क्या रहा, बच्चों ने मेरे ब्लॉक लेवल पे एक ड्रामा किया था टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में। बच्चे जो है की पूरी टीम है, हम सब लोग मिलकर काम करते हैं, आउटपुट बेहतर आ रहा है और बेहतर करेंगे भविष्य की मेरी योजना ये है। मैं 3D होलोग्राउंड टेक्नोलॉजी और
3D होलोग्राम को और ऑगमेंटेड रियलिटी को और बड़े स्तर पे अपने क्लासरूम में यूज करना चाहता हूँ। ये जितना हमने किया है अब तक ये है। भविष्य की मेरी योजना ये है कि 3D होलोग्राम और ऑगमेंटेड रियलिटी को और वर्चुअल रियलिटी के जो नेक्स्ट जनरेशन है जिसमें 3D ऑडियो के साथ बच्चे गूगल स्ट्रीट व्यू जैसे लाइव महसूस करते हैं चीजों को, उस चीज को अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करना, ताकि बच्चों को मैं वो चीजों को उस रूप में दे सकूं जो दुनिया में स्टैंडर्ड लेवल पे बच्चों को मिलती है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए आज जो है जनपद स्तरीय ICT प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें कृष्ण कुमार मदेसिया जी, इनके विद्यालय पर हम लोग गए हुए हैं। इनके यहाँ बहुत ही अच्छी, इन्होंने एक स्मार्ट क्लास भी अलग बना रखा है इन सारी चीज़ों के लिए। और ये पूर्व में राज्य स्तर पे ICT प्रतियोगिता में प्रतिभाग भी कर चुके हैं, इसलिए इनके पास अनुभव की कमी नहीं है कि वहाँ राज्य स्तर पर किस प्रकार से प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया जाता है, किस प्रकार से जो है सभी प्रेजेंटेशन कैसे करना है, किस तरह से कलेक्शन करना है, ये उनके पास अनुभव ऑलरेडी है। क्योंकि पिछले सत्र में ये जनपद स्तर से चयन करके राज्य स्तर पर प्रतिभाग किया है, और राज्य स्तर पर प्रतिभाग करने से ये होता है कि आपके अंदर और सीखने के लिए बहुत सारी चीजें वहाँ दिखाई देती है, क्योंकि पूरे प्रदेश से शिक्षक आए होते हैं और सबकी सोच और सबकी टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है, वहाँ प्रयोग करते हैं, उसको देख करके हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। पर सर ने तो बहुत अच्छा दिखाया, जैसे जियोजेब्रा है उसका प्रयोग किए हैं, मेटावर्ट है उसका प्रयोग किए हैं, और डिजिटली अपने क्लासरूम में स्थापित भी किए हैं बच्चों के बीच में भी। तो ये सबसे अच्छी बात है। इसी क्रम में दूसरे नंबर पे है श्री अंकुश सच्चर जी, नौतनवा ब्लॉक से। सर आप आइए। अच्छा ठीक है सर, 2 मिनट रोक देते हैं। हमारी छात्र संख्या है कंपोजिट में 397 है। तो टीचरों की कमी है। आप गए भी थे, से आपसे भी निवेदन किए थे। प्राचार्य सर हमारे शिशु ब्लॉक से रिलेटेड थे, बीच में भी हम आकर मिले थे। शिक्षक की कमी है। जो भी अपने स्मार्टफोन से बच्चों को जितना भी सिखाया जा सकता है वो सिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे सबसे अधिकाधिक उपयोग रीड अलोंग बोलो ऐप है, और पढ़ाते समय जब एकल रहता हूँ, दूसरे कक्षा खाली रहते हैं, तो अपनी स्मार्टफोन से जो दीक्षा का QR स्कैनर है उसको स्कैन करके खोल करके रख देता हूँ, और कहते हैं आप लोग ध्यान से सुनिए, तब तक एक कमरे में मैं हूँ। उसके बाद जब वो बच्चे देख लेते हैं तो उस पाठ को मैं पढ़ा देता हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सर इसके बारे में, ICT के बारे में हमारे स्कूल में बहुत कुछ नहीं है। अपने निजी पॉकेट से मैंने स्मार्ट TV खरीद दिया है। अब उसी की ललक की, मतलब इसमें क्या क्या किया जा सकता है सीखने के उद्देश्य से हमने गूगल फॉर्म में भर दिया था कि हम चलेंगे तभी कुछ सीखेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। सर यही ललक है मेरी, और कुछ तो। जी सर। देखिए सर, ये प्रतियोगिता जो जनपद स्तर पर आयोजित की गई है, ये सीखने के लिए ही आयोजित की गई है। आप जब तक किसी प्रतियोगिता में प्रतिभाग नहीं करेंगे आपको आइडियाज नहीं मिलेंगे। जैसे अभी जो है कृष्ण कुमार मदेसिया जी ने अभी जो बताया, इससे आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि आपको भविष्य में कभी होता है तो हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे आइडिया ले सकते हैं। तो यहाँ आना ही बहुत है। आप आइए, राज्य स्तर पर तो अलग की बात है, आप यहाँ अगर आ रहे हैं, खड़े होकर के अपने बातों को रख रहे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं, विद्यालय को आगे बढ़ा रहे ही काफी। तो अगले क्रम में राकेश कुमार जी, बता दीजिए आप। राकेश कुमार जी नौतनवा ब्लॉक से हैं, कंपोजिट विद्यालय राजाबाड़ी से। सर आप आए और अपने बातों को रखें। निर्णायक मंडल और सभी प्रतियोगी शिक्षकगण और सम्मानित प्रवक्तागण, विद्यालय मैं राकेश कुमार
प्राथमिक विद्यालय राजाबाड़ी में 2015 में नियुक्त हुआ और उस समय वहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय थी और करीब 48 बच्चे थे वहाँ पे। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो बच्चों को पहला काम था कि वहाँ चूंकि बॉर्डर का एरिया है, बच्चे कभी आते थे कभी नहीं आते थे और बहुत समस्या थी बच्चों को रोकने की। क्योंकि मैं यहाँ पे लिटिल फ्लावर स्कूल जो बगल में ही है डाइट के, वहाँ पे अपनी सेवा दे चुका हूँ 15 साल और स्मार्ट क्लासेस का प्रयोग हम ऑलरेडी करते थे 9th-10th में। तो इस धारा को मैं वहाँ पे जारी रखना चाहता था, इसलिए एक संसाधन बस यही मोबाइल था और हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, इसलिए वह दूसरी व्यवस्था नहीं कर पाए हम लोग। तो मोबाइल के माध्यम से ही जितना बच्चों के लिए हम आईसीटी का प्रयोग कर सकते थे किया गया। रीड एलॉन्ग और खुद के वीडियोस छोटे मोटे बना के बहुत सारे गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को हम जागृत करते रहे, आकर्षित करते रहे और जो भी उपलब्ध रहा, चूंकि मोबाइल पे और ब्लूटूथ स्पीकर तो अब उपलब्ध हुआ है और पहले भी हम लोग छोटा मोटा जो ब्लूटूथ स्पीकर होते थे उसके माध्यम से इसको कनेक्ट करके यूट्यूब से बच्चों को बताया करते थे, वीडियो प्ले कराया जाता था। क्योंकि छोटे क्लास के बच्चे थे, ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स वगैरह के बारे में, वर्ड के बारे में जानकारी, उससे संबंधित जो भी वीडियो होते थे उसको प्ले करके दिखाया जाता था। और आज हम समझते हैं कि मेरे प्रयासों से और हमारे सहयोगियों के प्रयास से बच्चों की संख्या करीब 73 पहुंच गई है और बच्चे अब रुकने लगे हैं। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय, यहाँ तक कि बीच में विद्यालय कुछ दिन बंद रहा है, तब भी वो पूछते थे आके कि कब विद्यालय खुलेगा, जो भी कर्मचारी थे। तो इसका मेन ये है कि उनको जो हम आईसीटी का प्रयोग विद्यालयों में शुरू किए, स्पीकर के माध्यम से अलग अलग आवाजें, अलग अलग तरह के वीडियोस को अपने मोबाइल के माध्यम से प्रयोग करके दिखाया जाता था। हर चैप्टर के, क्योंकि दीक्षा ऐप पे जितने भी उपलब्ध हैं और चैप्टर वाइज सारे कुछ हैं, उसको एक बार प्ले करके हफ्ते में चैप्टर को 2-3 दिन में खत्म किया जाता था और इस तरह से हम लोग प्रयोग करते रहे हैं। और तैयारी, चूंकि हम लोग आईसीटी के बारे में पूरे साल भर की तैयारी की जरूरत है। हमारे साथी शिक्षक कृष्ण कुमार बंदेसिया जी शुरू से ही हम लोग के बैच के ही हैं, इनका प्रयास सराहनीय रहा है और चूंकि 2 बार इन्होंने राज्य स्तरीय पार्टिसिपेट भी किया है, तो काफी तैयारी रही है इनकी और हमें गर्व है, महाराजगंज को भी गर्व है इनके पर कि चूंकि ये सारी चीजें जो फेट वगैरह का साइंस का प्रयोग किया गया है, एप्लीकेशंस, हम लोग भी उसके बारे में ट्रेनिंग लिए, जो ऑनलाइन क्लासेस हुए, लेकिन उसको प्रयोग नहीं किया जा सका और इन्होंने उसे प्रयोग किया और हम लोग भी इस बार मैं पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा हूं और जाहिर है कि साल भर हम जो भी कराते हैं उसकी एक वीडियो बना के क्लिप रखनी होगी प्रदर्शित करने के लिए। तो प्रेजेंटेशन कैसे करना है, अब अभी तो जिले लेवल पे ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा। मेरा भी उद्देश्य वही था कि कम से कम पार्टिसिपेट किया जाए, देखा जाए और कितने बेहतर ढंग से हम अपने विद्यालय में इसको और लागू कर सकते हैं, अन्य साथियों से जानकारी मिलेगी और वो उद्देश्य रहा, सफल रहा और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपका भी, आपने अपने विचारों को रखा। इसमें सर देखिए, आईसीटी का मतलब जो ये नहीं है कि हमारे पास अगर सारी सुविधाएं हो तभी हम उसका यूज कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल है, वो अपने आप में एक आईसीटी का बहुत अच्छा उपकरण है। एससीईआरटी की तरफ से दीक्षा ऐप पे ये बहुत सारे कंटेंट हैं जिसको आप क्यूआर कोड को स्कैन करके बच्चों को क्लास में बता सकते हैं। उसके लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने मोबाइल से आप दीक्षा पर हमेशा ट्रेनिंग करते रहते हैं। क्यूआर कोड दिया हुआ, आप स्कैन कीजिए और अलग अलग तरीके से सब कुछ उसमें कंटेंट उपलब्ध है। 3 लाख से भी अधिक कंटेंट उपलब्ध है दीक्षा के पोर्टल पे, आप कर सकते हैं। आप छोटा मोटा वीडियो बना करके अपलोड कर सकते हैं। दीक्षा का एक ओपन पोर्टल है जिसपे आप अपने विद्यालय का अच्छा वीडियो छोटे छोटे बना करके खुद अपलोड कर सकते हैं। वो वीडियो पूरे प्रदेश में चल सकता है। तो आप अपने जो भी वीडियो बनाते होंगे, यूट्यूब पे है, अपना यूट्यूब का चैनल बना सकते हैं, उस पर चला सकते हैं, बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। इसी क्रम में लिंक भेज दीजिए, मैं अभी सर का वीडियो दिखा दूंगा, ठीक है? आप व्हाट्सअप कर दीजिए सर, मैं अभी पे कर दूंगा। ऋचा शुक्ला जी हैं, परतौल ब्लॉक से, बिलौरा से, मैडम आपका जी।
यहाँ उपस्थित सभी डाइट मेंटर्स, सारे टीचर्स और सभी सम्मानीय जनों को मेरा सादर नमन। मैं ऋचा शुक्ला, प्राथमिक विद्यालय बिलरवा से। यहाँ पर मेरा पहली बार मैं प्रतिभाग करने आ रही हूँ, तो हो सकता है कुछ गलतियाँ मेरे से हो गई हों या हो जाएँ आगे, तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अभी मेरा प्रेज़ेंटेशन शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि एक वीडियो मैं अपनी चलवाना चाहूँगी यहाँ पर, उसको प्लीज़ आप लोग देखें। ये ये एक पॉस्को से रिलेटेड वीडियो था। जैसा कि हम लोगों से बोला गया था कि चाइल्ड अवेयरनेस पे बच्चों को अवेयर करना है। लेकिन अवेयर करने के बच्चे हमारे पास जो प्राइमरी लेवल के हैं, वो बहुत छोटे हैं। उनको कोई भी चीज़ इस तरीके से बताना, समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई ट्विन क्रैफ्ट से, जिसके थ्रू मैंने जब ये वीडियो दिखाई तो उसका रिस्पॉन्स ये निकला कि एक तो नंबर जो हम लोगों ने शेयर किया बच्चों को, चाइल्ड अवेयरनेस का जो नंबर है हमारे पास हम लोग को मिला हुआ था बच्चों को देने के लिए, हम लोगों ने शेयर किया, तो बच्चों ने क्या किया, वहाँ घर गए और घर जाकर उन्होंने कॉल करके स्पेशली पता किया कि क्या वाक़ई में जब उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ से कोई फ़ोन उठाएगा या नहीं उठाएगा या उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा कि नहीं करेगा। पर फॉर्च्यूनेटली वहाँ से रिस्पॉन्स भी अच्छा निकला। कॉल उठा उन लोगों का, जिसने भी उठाया उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन बच्चों को समझाया, तो ये वीडियो मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुई। तो इस तरह मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, जैसे कि आपने एक्चुअली ट्विन क्रैफ्ट जो ऐप है उसमें क्या है कि वॉइस जो जैसे बच्चे की निकल रही है, वो वॉइस तो रहती है लेकिन डायलॉग्स आपको अपने डालने होते हैं। आप हँस रहे हैं, आप रो रहे हैं, आपने सैड मोमेंट बनाया है या बहुत खुश वाला बनाया, तो सब आपको उसमें शो करना पड़ता है। जैसे आप बनाओगे, जैसे आप बोलोगे, वो वैसे ही एक्सप्रेस करेगा। हाँ, हाँ, वो चीज़ हम डायलॉग के थ्रू खुद ही उसमें डालना पड़ता है। तो इस तरह मैंने कुछ चैप्टर्स की भी बनाई है। तो सर इस तरीके से जितने भी कंटेंट मेरे पास थे या जो भी चैप्टर मैं पढ़ाती हूँ, तो कोशिश ये करती हूँ कि उसकी जितनी अच्छी हो सके उतनी वीडियो बना सकूँ ताकि बच्चे उससे ज़्यादा तक सीख सकें। तो इसमें आपका अल्फ़ाबेट भी है, इसमें नंबर्स भी है और कई सारी एक्टिविटीज़ भी हैं। बच्चे जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनको भी मैंने, क्योंकि मेरा चैनल बना हुआ है उस पे अपलोड करती हूँ ताकि और लोगों को भी थोड़ा-सा आइडिया मिल जाए, ताकि और क्योंकि हम लोग भी अब जब क्लासरूम में जाते हैं, तो पहली चीज़ दिमाग में यही आती है कि कौन-सी ऐसी टेक्निक यूज़ करें कि मेरे बच्चे, यहाँ पर हम 100% का लेके चलते हैं, किसी 1-2 बच्चे का नहीं कि भाई ये तेज़ बच्चे हैं तो ये सीख जाए, बाकी कोई आएगा तो इज़्ज़त बन जाएगी, बाकी छोड़ो। ये हमारी मेंटालिटी नहीं होती। एक टीचर की मेंटालिटी हमेशा ये रहती है कि हमारी क्लास में जितने बच्चे हैं, हर एक बच्चे को जो भी हम सिखा रहे हैं वो आना चाहिए। तो उसके लिए हम टेक्निक्स ढूँढते हैं कि क्या करें, कौन-सी ऐसी एक्टिविटी करें। तो इस टाइम मुझे लगता है यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, यूट्यूब है, दीक्षा है, एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। तो मैं भी अगर अपने यहाँ पर कोई भी नया कुछ भी ट्राई करती हूँ, तो उसका एक वीडियो बना के ज़रूर अपने उस पे यूट्यूब पे
शेयर करते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, दीक्षा ऐप पर भी जाकर जो भी कंटेंट है, हमारे चैप्टर्स है, उसका क्यूआर स्कैन करके, वो चैप्टर्स ओपन करके वो भी एक बार ज़रूर बच्चों को दिखाते हैं। इससे ये होता है कि वातावरण जो हमारी क्लास का बोझिल नहीं होता। बच्चे मज़े से उस चीज़ को सीख भी जाते हैं और उनको ये भी नहीं पता चलता है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये हम लोगों की कोशिश रहती है। तो थैंक यू सो मच। कर दीजिए आप लोग वहीं इकट्ठा करके कर दीजिए सर, जो भी फॉर्म है इकट्ठा करके वहीं सबमिट कर दीजिए। तो जैसा मैडम ने बताया कि एक एनिमेशन के द्वारा ये अपना कक्षा शिक्षण करती हैं अपने क्लासों में और उसका यूट्यूब पे अपलोड की हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि यूट्यूब चैनल मैडम का देखें और उससे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। बनाने के लिए और भी विद्यालय हैं उनको प्रेरित करें तो बेहतर होगा, उनका आइडियाज दीजिए कि वो कैसे ये एनिमेशन वीडियो बनाए जाते हैं। एक शिक्षा में भी एक नवाचार है, इसमें आप आईसीटी के थ्रू ये किया जा सकता है। थोड़ा सा समय लगता है इन चीज़ों में, पर बन जाए तो बहुत ही बेहतर होता है। इसी क्रम में बेचू विश्वकर्मा जी हैं, सर आप आ जाइए। हेलो, यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों को, मैडम को मेरा सादर प्रणाम। मैं भी कुछ सीखने की ललक से पहली बार आईसीटी प्रतियोगिता के इस जो है क्रम में प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरा नाम बेचू विश्वकर्मा है, प्राथमिक विद्यालय रुनुआ से सहायक अध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ, परिंदा ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। बस एक सीखने की ललक थी कि हम यहाँ चलेंगे और सर के आप लोगों के माध्यम से कुछ हमें सीखने को मिलेगा। हमारी नियुक्ति 2016 की है, पुलिस 448 की भर्ती से बिलोंग करते हैं। और जब हम अपने विद्यालय पे पहुंचे तो ग्रामीण क्षेत्र का ऐसा पिछड़ा हुआ विद्यालय था, जहाँ पे आज भी सर हमारे विद्यालय पे गए हैं, ग्राम पंचायत से उस विद्यालय को आज भी कोई सुविधाएं नहीं मिल पाई। और हम कोशिश किए अपने तरफ से, चाहे मोबाइल के माध्यम से, कभी कभी हम दूसरे का लैपटॉप, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, दूसरे का लैपटॉप मांग के, और सीटीटीसी और पीजीडीआईटी का कोर्स मैंने किया, उसमें हमको कुछ सिखाया हमारे गुरुजी लोग, और मैं उन बच्चों में ट्रांसफ़र करने की पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन सुविधाएं जहां आती हैं वहीं हम फेल हो जाते हैं। फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे हैं और हम गांव में जाकर के लोगों को आईसीटी या ऑनलाइन के बारे में जानकारी की, ऑनलाइन पढ़ाई करिए। जैसे बीच में लॉकडाउन के समय में जैसा निर्देश विभाग का था कि ग्रुप बना करके और आप उन बच्चों को मतलब उनकी पढ़ाई जो है बाधित ना हो, तो ग्रुप के माध्यम से आपके पास जो भी शैक्षणिक दीक्षा ऐप पे आते थे या शासन से हमको मिलता था, उसको ग्रुप में डाल करके अभिभावक को जागरूक करके कि घर पे अभिभावक अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराएं। तो इससे ये हुआ, और उनसे जब हम जाकर के गांव में मिले, इन सारी चीजों को बताए या अपने कक्षा शिक्षण में उसका प्रयोग किए, तो बच्चों की एक नई ललक पैदा हुई, जिज्ञासा पैदा हुई कि हाँ, हम अगर ऐसा करेंगे तो हमको और बेहतर ढंग से आए। और इस कारण हमारे विद्यालय में नामांकन 60% बढ़ गया। जहां 63 बच्चों का विद्यालय था, आज 121 बच्चे वहां पे नामांकित हैं, और उसमें से 85 से 95 बच्चे हमारे प्रतिदिन उपस्थित हो जाते हैं। रहेगी बात लर्निंग आउटकम की, लर्निंग आउटकम बेहतर बनाने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं अपने तरफ से। हमारी मैडम है या हमारे स्टाफ हैं, उनसे भी सहयोग लेकर के कि आप लोग भी देखिए कुछ नया जो होता ना, जैसे वैद्यनाथ सर जी ने कहा कि मैं एक खोज प्रवृत्ति का आदमी, ठीक उसी प्रकार मैं भी कुछ नई चीज खोजता हूँ कि अपने कक्षा शिक्षण के दौरान अपने उन बच्चों को जिनको उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत है, उनके लिए मैं क्या करूँ। सिर्फ यही खोज प्रवृत्ति रहता है कि अगर हमारे क्लास में 20 बच्चे हैं और 20 में से 3 से 4 तो बहुत तेज हैं, लेकिन जो सबसे नीचे स्तर के हैं और उसमें से 4-5 लोग जो मिडिल हैं, उनको कुछ किसी को लिखने आता है तो पढ़ने नहीं आता, किसी को पढ़ने आता है तो लिखने नहीं आता है। तो ऐसे जो सबसे छोटे हैं, मतलब कुछ जो लिखने और पढ़ने दोनों नहीं आता है, उनके लिए मैं क्या करूं, इस पे जो है अब चूंकि आज कंटेंट अपना तैयार नहीं कर पाया हूं, और अगली मर्तबा अगर हमको अवसर मिले सर, तो मैं पूरी जो है आपसे भी सीखने की कोशिश करूंगा, और भी यहाँ पे हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं, उनसे भी सीखने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, एक चीज है और कक्षा शिक्षण के दौरान जो है एक मेरा जो है अपना खुद का एक सुझाव है, या फिर मैंने क्लास में किया
तो उससे हमारे बच्चों को लाभ हुआ भाषा और गणित में। कि जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं, कहते हैं सुलेख लीजिए, एक पुरानी परंपरा थी, एक पन्ना हिंदी एक पन्ना अंग्रेजी का, या एक से 100 तक की गिनती आप तुरंत लिख लीजिए, ऐसा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना। जी पुरानी परंपरा थी। हमें अगर भाषा को सिखानी है तो सबसे पहले अक्षर का उनको अगर बोध करा दें, और फिर प्रतिदिन एक एक मात्रा कि 5-5 शब्द, जैसी क्लास हो 2-2 शब्द, जैसे क्लास हो 3-4-5, आगे से क्लास बढ़ता हो तो 5 से 10, कम से कम 10 शब्दों का उनको एक एक मात्रा का प्रतिदिन, ये भूले ना, प्रतिदिन अगर हम उस कक्षा में जो है मात्रा का उनको वर्क दें, कक्षाकार, होमवर्क नहीं, कक्षाकार की आप हमारे सामने ही बैठ के, और अगर हो पाए तो अगर आलेख का मतलब इमला, हम लोगों के समय में गुरुजी हम लोगों को इमला बोल के लिखवाते थे, लाइन कतारबद्ध बैठा के। मैंने खोज किया डुओलिंगो, एक ऐप है जिसके माध्यम से हम बच्चों को शब्दार्थ अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, और छोटे छोटे जो है अनुवाद, ट्रांसलेशन हम सिखा सकते हैं। बहुत बढ़िया ऐप है। इसके माध्यम से जो है हम, अब चूंकि सर जी हम कांसेप्ट तैयार नहीं करके आए हैं, इसलिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ जब भी आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। ये डिओलिंगो बहुत अच्छा, इससे जो है 1 से लेकर के 5 तक के, इसका देखिए सिंबल यही है, 1 से 5 तक के किसी भी क्लास के बच्चों को हम वर्ड में जिससे मीनिंग होता है, मीनिंग याद करवा पाते हैं, और ट्रांसलेशन बेहतर ढंग से करा पाते हैं, यहाँ तक कि हम खुद भी इससे सीख सकते हैं। जैसे हम अपनी पढ़ाई की पीरियड से छोड़ करके अब टीचिंग का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी अंग्रेजी या ट्रांसलेशन कहीं कहीं पीछे हो जाती है। सर थैंक यू, अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जारी है। कोविड काल में जो है इसको बहुत अच्छे से सिखा दिया। मुझे लगता है कि अगर टीचर कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर ऐसा है, हालांकि सभी टीचर जो योगदान दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो बहुत ही आत्मीयता के साथ लगे हुए हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि हम कुछ नया करें, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जब हमारी नियुक्ति नहीं होती है तो हमेशा हम ये सोचते हैं कि कहीं कोई नौकरी मिल जाती, कहीं किसी स्टेट में या कहीं मिल जाए तो मैं कर लूँगी या कर लूँगा और मैं बहुत बेहतर कार्य करूँगा। लेकिन परिवेश और परिस्थिति को देखते हुए जब लोग जो शिक्षक बन जाते हैं और कदम रखते हैं, तो शायद, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी अध्यापक हैं जो है परिस्थितियों को देख करके वो कोशिश करते हैं कि चलो किसी तरह इनको पढ़ा दिया जाए। क्या हम अपने बच्चे के बारे में कभी ऐसा सोचते हैं? जहाँ भी हम अपना बच्चा भेजते हैं वहाँ हम 100% चाहते हैं, और वही चीज प्रत्येक शिक्षक के अंदर ये होनी चाहिए कि वो जिस परिवेश में हम जा रहे हैं, जिस विद्यालय में हम जा रहे हैं, ये मेरा पहला दायित्व होता है कि हम उसे 100% दें। क्योंकि अभी देखिए नए नए जो नवाचार हो रहे हैं वो पहले से ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी है, जिस परिवेश में हम जी रहे हैं, इसमें नई टेक्नोलॉजी आ जा रही है। आज से 20 साल पहले जो स्थिति थी और आज की डेट में जो है, आप देखिए परिस्थितियां कितनी बदली हुई हैं। अभी हमारे ही बीच जो हमारे ये सर हैं कृष्ण कुमार जी, मैं इनको हृदय से बधाई देना चाहती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने जो है इतना अच्छा वातावरण अपने विद्यालय को दिया है। मैं भी जहाँ हूँ वो दमका टोला, वो मात्र 35 घर का टोला है, और जब मैं गई थी वहाँ तो मात्र 15 बच्चे थे, बट मैंने अब तक जो है प्रयास करके 64 बच्चे किए हैं। और मेरे पास भी कोई सुविधा नहीं है, न बिजली की वहाँ है, और फिर भी हमारे वहाँ सुजीत सर भी गए हैं, उन्होंने देखा होगा। मैंने अपने प्रयास से कुछ अच्छा करने की कोशिश किया है, और मैं अभी राम जी सर को एक वीडियो भी भेजूँ सर, अगर चल जाए तो एक बार दिखा दीजिए। और मैं प्रयास यही करती हूँ कि जिन माँ बाप की परिस्थितियाँ एक समय खाने की और एक समय सोचने की है, हम उन बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दें, ताकि हम अपना भी भविष्य अच्छा कर सके और उन बच्चों का भी कर सके। क्योंकि जो टीचर होता है ना, वो अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव है। जब हम क्लास में घुसे तो हम खुद ही ICT बन जाए, हम खुद ही TLM बन जाए, हम खुद ही ऐसा करें कि बच्चा हमारे कदम से सीखे, हमारे चलने से सीखे, हमारे बॉडी लैंग्वेज से सीखे,
बहुत सारी ऐसी चीजों से सीखने लगे वो, और आपकी अच्छी से अच्छी आदतों का वो नकल करने लगे। जब तक ये बच्चा आपसे, आपके अट्रैक्शन से नहीं सीखेगा, शायद वो रुचिपूर्ण तरीके से वो चीजें नहीं कर पाएगा। और जब भी हम प्रवेश करें विद्यालय में, तो एक ऐसा उद्देश्य लेकर के करें कि आज हमने कुछ सिखाया। हम ये जरूर शाम को सोचे कि आज मैंने क्या दिया, आज अगर दिया तो मैंने कितना बेहतर दिया, और अगर आज मैंने कम दिया तो कल हम कितना बेहतर दे सकते हैं। तो हमेशा जो है एक टीचर के अंदर ये भावना होनी चाहिए, और अगर सभी टीचर्स एक साथ कम्युनिकेट करके अगर हम काम करते हैं, तो मुझे मतलब लगता है कि हम अपने विद्यालय को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ 2 शिक्षा मित्र शुरू से रहे और मैं अकेले, तो मुझे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है ब्लॉक स्तर पे भी, या फिर जहाँ पे भी मतलब ऐसा कह दिया जाता है। मैं प्रयास करती हूँ कि बहुत बेहतर ना कर सकूं, लेकिन कोशिश करने का जरूर प्रयास करती हूँ कि मैं कुछ कर सकूं। तो मैं भी जो है आईसीटी के थ्रू अपने ही मोबाइल के माध्यम से जो है बच्चों को जो है कुछ नया करने का हमेशा प्रयास करती रहती हूँ। कुछ उनको टेस्ट पेपर भी देती हूँ, और जो पेरेंट्स हैं उनको भी मैं बुला करके मोटिवेशन करती रहती हूँ कि वो जो है अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर जो है वो सीख दे सके। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने क्लास को अट्रैक्टिव बनाइए। ये बहुत ही अच्छा माध्यम होता है बच्चों को सीखने का। तो जितना हम अपने कार्य को रुचिकर बनाएंगे, बच्चे उतनी ही रुचि लेकर के जो है पढ़ेंगे भी, और हमारी संख्या जो है वो बढ़ेगी भी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे नहीं जानते हैं और अभिभावक भी नहीं जानते, क्योंकि आज के परिवेश में अभिभावक अभी भी वो जागरूकता जो है कहीं ना कहीं उनकी कमी है। क्योंकि बच्चा स्कूल जाता है तो शायद अभिभावक यही नहीं पता रहता कि बच्चा मेरा गया कहाँ, स्कूल पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो हम इस समस्या को कभी लेकर के ना ढोएं कि जो है पेरेंट्स, अक्सर समस्या आती है, टीचर्स कहते हैं अभिभावक जागरूक ही नहीं है, बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है, वो तो रोज आता ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है एक अध्यापक के लिए। अध्यापक चाहे तो जो है अपने प्रयास से बहुत बेहतर कर सकता है, और इस जनपद में बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने हमेशा जो है एक बेहतर देने का प्रयास किया है, अपने विद्यालय को आगे बढ़ाने का और इस जनपद का नाम रोशन करने का हमेशा प्रयास किया और करते भी हैं। और आगे आने वाले दिनों में जो है महाराजगंज जनपद में एक से बढ़ के एक जो है शिक्षक हीरे के रूप में जो है उजागर होंगे, और इस महाराजगंज का नाम जो है बहुत ही आगे जाएगा। ये मैं अभी जो क्लास रेडीनेस वाला मैं नोडल थी, तो उस समय मैंने इसको बनाया था, और इससे क्लास 1 के बच्चे जो है मेरे काफ़ी अच्छे हो गए हैं। उनको जो है अमात्रिक मात्रिक जो है अक्षर, शब्द, इन चीज़ों की पहचान और बहुत अच्छे से वो पढ़ ले रहे हैं इस समय। अपने विद्यालय के लिए या अपने घर के लिए या जहाँ जहाँ भी हम कर सकते हैं वहाँ पे हम अपनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सब क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। और जैसा कि सर का प्रयास बहुत अच्छा था, ठीक है। और मेरा बेसिकली मेरा प्रयास जो है वो बच्चों के लिए है, या बच्चों के लिए मुझे एक ही बात समझ में आती है, मनोरंजन। तो मेरे अगर वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, यूट्यूब पर डालता रहता हूँ। कुछ मैंने ये जैसे स्कूल, मेरा प्रयास सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं, मेरा प्रयास जो है वो अब जिले तक है और पूरे प्रदेश तक। मेरी वीडियोस पूरे प्रदेश तक जाती हैं, और प्रदेश में भी लोगों तक मेरी है, और मुझे प्रदेश से भी मेरी वीडियोस देखते हैं। तो डीबीटी के ऊपर मेरी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आपको मेरी वीडियोस सरल ऐप के ऊपर अभी लोग बहुत परेशान हुए, तो मैंने एक वीडियो बनाई सरल ऐप के ऊपर, सरल से कठिन की ओर, सरल को कठिन से सरल की ओर। ये वीडियो बनाई नेट एग्जाम में स्कैन कैसे करें, उसके ऊपर वीडियो बनाई। तो मैं आपको कुछ थोड़ा थोड़े पार्टी दिखाऊंगा, कि बहुत सारी वीडियोस हैं ये, मैं आपको उसके पार्ट दिखाऊंगा। तो स्कूल में मैं मैक्सिमम जितना हो सकता है बच्चों के साथ मैं टाइम स्पेंड करता हूँ। सबसे पहले तो आपका आईसीटी के आप अगर हम देखेंगे तो हम सबसे पहले दीक्षा ऐप या रीड अलॉन्ग ऐप की बात करेंगे। दीक्षा ऐप आपको मुझे लगता है बार कोड स्कैनर जो है वो सब लोग इस्तेमाल करते होंगे, बार कोड आप स्कैन करते होंगे।
और सब लोग उससे अपने स्कूल में यूज़ करते होंगे। तो एक मेरी छोटी सी वीडियो है, मैं आपको ये FLN की एक वीडियो है आपकी, जो मैंने बनाई थी। एक्चुअली यही कि इनके अब जो लिंक हैं हाँ वो चलेंगे नहीं। उनको सिखाता हूँ, उनको इनके बारे में जानकारी देता हूँ, उनको इसके बारे में। तो SMC नई SMC का गठन हुआ है, तो अब मैंने जो सोचा है कि जैसे हमारे स्कूल का ग्रुप बना है, अब मैं अपनी एक SMC का ग्रुप बनाना चाहता हूँ, जिसमें SMC की मीटिंग रिलेटेड या हम जो मीटिंग करते हैं या उससे रिलेटेड जो भी हमारी जानकारी हो, हमारी डायरेक्ट अभिभावकों तक पहुँचे, SMC तक, जो SMC वाले हैं उन तक पहुँचे, ताकि वो जैसे हमारे बार मीटिंग के हम आपका देखा होगा हम मुनादी करवाते, तो उससे अच्छा है कि जितने भी सदस्य हैं सबका व्हाट्सएप नंबर है, सब आजकल व्हाट्सएप चलाते हैं, हम उनको ऐड करें और हम इसमें साथ में लेकर आएँ। बाकी ICT का उपयोग आप घर के बजट के लिए है, आपका चिकित्सा के क्षेत्र में है, मनोरंजन के क्षेत्र में है, हमारा अकेलापन दूर करती है ICT, जो आज जैसे चैटिंग आप लोग देख रहे करते हैं, तो बहुत मतलब ICT ऐसी जिसके बिना आज का जीवन अधूरा है। तो जाते जाते मैंने ICT के ऊपर कुछ लिखा है, मैं वो आपको सुना दूंगा, अगर आपको पसंद आए तो सुन लीजिएगा, तो थोड़ा बहुत लिख भी लेता हूँ कि हे ICT के उपकरणों, हे ICT के उपकरणों, तुम हो कलयुग में प्रभु का अवतार। हे ICT के उपकरणों, तुम हो कलयुग में प्रभु का अवतार, तुमको मेरा नमस्कार, तुमको मेरा नमस्कार। दूर बैठे हमारे अपनों से ही हमारी ये बात करो, दूर बैठे हमारे अपनों से हमारी ये बात करवाएं, कभी जिनको हम देखने को तरसते थे उनको ये पल में दिखाएं। वीडियो कॉलिंग करते हैं हम, जिसको चाहे देख सकते हैं, तो पहले तो बात ही नहीं हो पाती। कि दूर बैठे हमारे अपनों से हमारी ये बात करवाएं, कभी जिनको हम देखने को तरसते थे उनको पल में दिखाएं। इस युग में है ये विज्ञान का चमत्कार, इस युग में है ये विज्ञान का चमत्कार, है ICT के उपकरणों, तुमको मेरा नमस्कार। अब ये ICT के ऊपर 2-4 लाइनें थी मेरी, धन्यवाद।